लो बताओ, कोई होमवर्क दिया था क्या? क्या? रेस नंबर? रेस नहीं दिया, क्या दिया था? शीट? बस सही में नहीं आया क्या वो? क्या? स्कूल गया है? बहुत याद आ रही थी क्या सर की? सर की बहुत याद आ रही होगी। जैसे बहुत दिनों से डांट नहीं खाया। लो बताओ, होमवर्क मॉड्यूल? अब मॉड्यूल तो बाद में करेंगे। कितना दिया होगा, जरा सा दिया होगा कुछ? अबे स्मॉल एन कैपिटल एन लिख दिया, एन फैक्टर, बाप रे बाप। क्या? 1 बोरिक एसिड केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है? H3BO3 का 3 होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए? क्योंकि आईओसी वाले सर ने बताया है। बताया, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं बताया। कोई बात नहीं। क्या मतलब 12th में तो आओ। 1 बोल दिया ना। हाँ, आईओसी में बहुत जगह दिमाग लगाएगा तूने। यार, ऑक्सी एसिड में क्या दिमाग लगाया? तो अभी भी सर बोल रहे हैं ना ये। कितना हो गया था? Fe3O4, हाँ, आयरन की रिएक्शन। Fe3O4 से इसका एन फैक्टर नहीं लिखा क्या भैया? कहाँ लिखा? अरे थोड़ा शांत हो जाएंगे अपन। हाँ अब बोलो। किसके? NH2PO4 के 2 दे रखे हैं, सही तो दे रखा है। रिएक्शन नहीं दिया होगा ना उसने, वो तो 1 और 2 दोनों लिखा होगा उसने, लेकिन एक ही लिखना चाहिए। अगर रिएक्शन नहीं दे रखा तो मैक्सिमम वाला। देखो जरा, सबसे पहले क्या लिखा है? FeO किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe2O3 में। +2 किस में जा रहा है? +3 में। फिर Fe2O3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? FeO में। +3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? +2 में। +2 से +3 पूरा स्पीशीज कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? तो इसका इनफैक्टर Fe2O3 पूरा स्पीशीज +3 से +2 एक, और ऐसे कितने Fe है यहाँ पे? तो पूरा स्पीशीज कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2। अगर हम Fe3O4 लिख लेते और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता तो ये Fe+3 में कन्वर्ट होता, +8/3 से +3। लेकिन अगर Fe3O4 किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करता तो रिड्यूस होकर के Fe+2 में कन्वर्ट होता। Fe+2 एंड Fe+3 आर दी 2 एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ Fe। आयरन के 2 एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक Fe+2 और एक Fe+3, इसीलिए इसको बोलते हैं फेरस एंड फेरिक। और अदर देन दिस वो मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं। जैसे Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है किसका? FeO और Fe2O3 का। कॉपर के भी 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, क्यूप्रस क्यूप्रिक, Cu+, Cu+2। भैया सारा 8/3 3 में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इसका एन फैक्टर कितना? 3 - 8/3। इस पूरे स्पीशीज में ऐसे कितने, एक Fe का निकालते हैं, ये एक Fe का, और ऐसे 3 है तो कितना आएगा? 1। इसका प्लस का 8/3 एन फैक्टर, 8/3 माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का है। पूरे स्पीशीज में 3 Fe ऐसे बदल रहे हैं, तीनों Fe +8/3 से किस में जा रहे हैं? +2 में, इसलिए इसका एन फैक्टर आएगा 2। इसका एन फैक्टर कितना आएगा? इंटू 1, एक ही है, 1/3। क्या एन फैक्टर फ्रैक्शन में आ सकता है?
बिल्कुल अरे नो सर, क्या नहीं आ सकता? जीरो और नेगेटिव फ्रैक्शन में आ सकता है। इसका एन फैक्टर 8/3 -2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2/3। एक और लिखो, Fe 0.960 किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करके इट इज कन्वर्टेड इन Fe+3। Fe 0.960 Fe 0.960। सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। प्लस का 200/96, प्लस का 200/96 यही होगा क्या? अब प्लस का 200/96 कन्वर्ट हुआ प्लस के 3 में, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 3 - 200/96 मल्टीप्लाइड बाय 0.96। 0.96 से काहे मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इस पूरे स्पीशीज में कितने एफई हैं? 0.96 एफई ही हैं, 0.96 एफई ही हैं। ठीक है, 0.88। बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन लिख लिया, हमने डाइक्रोमेट का लिख लिया, हमने ऑक्सिलेट का रिएक्शन लिख लिया। ठीक है, थायोसल्फेट भी हो गया, तीनों के साथ ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। आयोडीन के साथ S4O6-2, बाकी के साथ SO4-2। ठीक है, अब क्या लिखा था? केस लिखा था, टाइप लिखा था? केस, केस 2 क्या लिखा है मैंने? अच्छा, पहले नॉन रिडॉक्स कर लिया होगा, अब रिडॉक्स कर लिया। टाइप 2 देखो, टाइप 2, n factor of species in which more than one elements are either oxidized or reduced। ऐसे स्पीशीज का एन फैक्टर निकालना जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट या तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं। देखना जरा ध्यान से, मोर देन वन एलिमेंट्स आर ईदर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। पहला ए, FeC2O4 plus oxidizing agent, it is converted in Fe+3 and CO2, ferrous oxalate, ferrous oxalate। इसी में एक फेरिक ऑक्सिलेट Fe2C2O4 होल थ्राइस प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज कन्वर्टेड इन Fe+3 plus CO2। now this CO2 carbon is in +4 oxidation state, Fe+2 कार्बन +3। बताओ जरा, ये फेरस ऑक्सिलेट होता है, फेरस ऑक्सिलेट। what will be the n factor of ferrous oxalate?
इस पूरे स्पीशीज का एन फैक्टर बताना है। 3 कैसे आया? Fe का और कार्बन का 2। टोटल स्पीशीज ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? पक्का दिख रहा है? एक लूज किया किसने? Fe ने। 2 लूज किए किसने? कार्बन ने। 2 कैसे? +3 से +4 तो एक ही है, ऐसे 2 कार्बन हैं। एन फैक्टर हमेशा पूरे स्पीशीज का होता है। पूरे स्पीशीज में जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, हमें सभी का समेशन करना होता है। तो ये पूरा स्पीशीज कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 3। ये क्लियर है सभी को? तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। व्हाट विल बी दिस कंपाउंड? फेरिक ऑक्सिलेट। फेरिक ऑक्सिलेट क्या ये टाइप 2 कैटेगरी में आएगा क्या? क्या इसमें ये एक ऐसा स्पीशीज है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं? नहीं आ रहा ना? इसका एन फैक्टर बताओ क्या होगा? 6 होगा पक्का? यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? कार्बन का कितना है? +3। +3 से +3 कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन +3 से +4 चेंज हुआ, यानी कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ? केवल कार्बन। यानी इस कंपाउंड में केवल कार्बन ही ऑक्सीडाइज होगा। याद रखना है इस रिएक्शन को भी। ये दोनों का मिक्सचर देते हैं और जेई एडवांस में दिया हुआ है। दोनों का मिक्सचर दिया तो इसमें दोनों ऑक्सीडाइज होंगे तो एन फैक्टर 3 होगा, लेकिन यहां पर केवल कार्बन ही ऑक्सीडाइज होगा। कार्बन के ऐसे कितने एटम हैं? टोटल 6। तो पूरे स्पीशीज में ऐसे 6 कार्बन एटम हैं जो +3 वाले हैं और +3 से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? +4 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 6 आएगा। नेक्स्ट, Cu2s प्लस कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज कन्वर्टेड इन Cu+2 प्लस SO2। Cu2s जो है सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। Cu2s कितना होगा? 8 कैसे? कार्बन +1 से +2 एक इलेक्ट्रॉन और ऐसे 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, 2 कॉपर सॉरी, तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। -2 से +4 कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो सल्फर लूज कर रहा है, 2 ये टोटल हो गए 8। अगर ये समझ में ना आए तो सिंपल तरीका है, Cu2s से लिखो Cu+2 प्लस SO2। एक कॉपर, दो कॉपर, एक सल्फर, 2 ऑक्सीजन, 2 H2O, 4 H+, कितने हो गए? 0 चार्ज, 2 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 8 पॉजिटिव, तो कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एन फैक्टर कितना? 8। हाफ रिएक्शन मेथड से भी इसका एन फैक्टर जितने लिखे हैं सबका एन फैक्टर हाफ रिएक्शन मेथड से भी आ जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कभी कोई परेशानी आए तो फटाफट स्विच करना है किस और? हाफ रिएक्शन मेथड। FeNO3 होल थ्राइस कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज कन्वर्टेड इन Fe+2 प्लस NO, नाइट्रोजन +2, Fe+3, नाइट्रोजन +5। गिनती करो फटाफट। 10 दिखा सभी को? लिख दो सीधे, बताने की जरूरत है? है? वो मेरा मित्र माय फ्रेंड कहाँ चला गया? वो होता तो बोलता जरूरत है ना जरूरत। Fe+3 से +2 एक गेन, +5 से +2 3, और ऐसे कितने नाइट्रोजन है? तो 9 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन, तो कितने हो गए? 10। नेक्स्ट देखो,
Cu3p प्लस कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज कन्वर्टेड इन Cu+2 प्लस H3PO4, phosphorus +5, phosphorus -3 and copper is +1. इसका n फैक्टर FeS2 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe+3 प्लस SO3 +6 +2 -1. तो SO2 करो इसे, 15 गलत है. कॉपर +1 से +2 1 का चेंज, ऐसे 3 कॉपर, फॉस्फोरस -3 से +5 8 का चेंज, -3 से +5. पूरे स्पीशीज का एन फैक्टर होता है, यानी पूरा स्पीशीज जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट किया तो इसने पूरे ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए. मतलब बिल्कुल ऐसा है एन फैक्टर जैसे मेरा शरीर, मैंने इस हाथ से 10 रुपए दिए, इस हाथ से भी 10 रुपए दिए, टोटल कितने रुपए दिए. तो मेरा एन फैक्टर निकालना है पूरा, मेरा हाथ का नहीं. बात समझ में आ रही है. जैसे खड़े हो, नाम क्या तेरा. इसने मुझे एक हाथ से 1 लाख रुपए दिए, दूसरे हाथ से 2 लाख रुपए दिए, टोटल कितने दिए इसने. 3 लाख रुपए दे दिए तूने. बैठ जा. मना कर रहा है, मतलब वर्चुअल भी नहीं दे सकता. कंजूस आदमी. ले रहा हूं क्या मैं तेरे से. हद हो गई. कह रहा ले ही तो रहे हो. बातों में भी कह रहा है कि आपने मेरे से 3 लाख रुपए ले लिए. हद हो गई यार. तू ऐसे मेरे से बहुत सारे रुपए ले लिया कर और कॉपी में लिख लेना, सर ने आज मुझे 3 लाख रुपए दिए. 10 साल बाद बात करूंगा डायरी लेके. ये 2% ब्याज कौन है भैया. पढ़ाई क्यों कर रहा है, ब्याज खा. कितना आएगा इन फैक्टर. इसका बताओ. इसका भी 11. पक्का. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. अब देखो नेक्स्ट टाइप 3. हमको क्या नोटिस करना है, हमें ये नोटिस करना है कि भैया जो पूरा शरीर है उस पूरे शरीर से कितने रुपए बहे टोटल, है ना. यही देखना है. अब देखो तीसरा हिस्सा. हाँ बोलो. नहीं, ये वाला याद नहीं करना है, ये लिख कर देंगे तुम्हें. इसमें सिर्फ ये वाले याद रख लेना, ये दोनों, क्योंकि इसमें एक्चुअली ये फंस जाता है सिंगल वाला. तो एक तो टाइप 1 तो पूरा याद होना चाहिए, अब याद करने की जरूरत नहीं है, अब लिख कर देंगे वो, है ना. हमने क्या किया, सबसे पहला पूरे स्पीशीज में, जो बहुत कितना इंटेलिजेंट लड़का है, कह रहा सर ऑक्सीडेशन नंबर भी दिया रहेगा ना. बेटा वो सॉल्यूशन भी दिया रहेगा, आंसर भी दिया रहेगा, सब दिया रहेगा, हमें कुछ भी नहीं करना है. बस पिताजी से कहना पैसे तैयार रहे, वो खिलाना पड़ेगा ना जो पेपर लीक करेगा. अरे भैया जब इसको पेपर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो कोई लीक कर रहा होगा ना, मतलब पेपर, तो पेपर लीक करेगा. ये देखो. नालायक कह रहा 3 लाख ले लिया, अभी भी कुछ नहीं बता रहे. आगे लिख दे मैंने. अब देखो टाइप 3. अब ऐसे स्पीशीज का एन फैक्टर जिसमें कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं. अभी तक ऐसा था कि पूरे स्पीशीज में एक ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा था. बाद में हमने पढ़ा कि बहुत सारे लूज कर रहे थे, बहुत सारे गेन कर रहे थे. एक एग्जांपल और कर लो यार. K2C2O4 डॉट 3H2C2O4 डॉट 5H2O, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CO2.
इसका n फैक्टर K2C2O4.3H2C2O4.5H2O प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 8 आ गया। 8 कैसे आया? 8 कैसे आया? इस पूरे स्पीशीज का n फैक्टर 8 सबसे आ गया। 8 कैसे? 2 कार्बन यहां और 6 कार्बन यहां, 3 इंटू 2 6, तो कितना हो गया? अगला एग्जाम्पल Ba MnO4 होल ट्वाइस प्लस कोई रिड्यूसिंग एजेंट Mn+2 में कन्वर्ट हुआ +7 से, एसिडिक मीडियम 10 कैसे आया? 5 और ऐसे कितने Mn है? 2। O3 प्लस कोई रिड्यूसिंग एजेंट है O2 प्लस O-2, कितने लोगों का 6 आंसर आ रहा है? हाथ खड़े करो। कितने लोगों का 2 आ रहा है? और कोई आंसर? 3? वो तुक्का मारा बैठे बैठे मुझे। कौन सा आंसर सही है? 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। जिसका 2 आया है उसको समझ में आया सिर्फ, बाकी सब रटने वाले हो नालायक हो। अरे तुम्हें नालायक करने में बुरा लगता है क्या तुम्हें? एक ने मेरे को लंबा चौड़ा मैसेज लिखा कि सर नालायक मत बोला करो, बहुत बुरा लगता है। नालायक कह रहा नहीं लगता है, तो नालायकों को कभी बुरा लगेगा? यही इसी ने भेजा ना। देखो यहां पर अगर एक ही Mn+2 है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे Mn+ जितने हैं वो सारे इसी में कन्वर्ट हो रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक POEC। POEC का तो सब्स्टिट्यूट है ना। यहां 3 ऑक्सीजन है, तीनों 0 वाले हैं, लेकिन तीनों -2 में नहीं गए। 2 का तो चेंज ही नहीं हुआ, तो 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? यहां मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये +2 +3 में गया। +3 के अलावा कहीं और Fe दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसलिए जितने Fe हैं, जितने सल्फर मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इस कार्बन +3 के अलावा +4 में गया, इसके अलावा कार्बन का कोई दूसरा फॉर्म अवेलेबल नहीं है। यानी ये सारे के सारे जितने कार्बन है इसमें +3 वाले सारे किसमें गए? +4 में। लेकिन क्या ऐसा यहां है? यहां तीनों ऑक्सीजन 0 0 0, 2 ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज किसमें हुआ? केवल एक ऑक्सीजन में। तो क्या हमें 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। फिर से खड़े हो। इसने 1 लाख रुपए एक हाथ से दिए, दूसरे हाथ से कुछ नहीं दिया, 4 लाख हो गए। लिख ले वहां, मैंने 4 लाख लिए, बैठ जा। तो यहां किससे मल्टीप्लाई करना है? किससे? तो 2, तो इसका एन फैक्टर आएगा 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। जितने भी आड़े टेढ़े हैं ना, जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे पढ़ाई के टाइम, वही समझ लेना जेई एडवांस में आएंगे। ये सबसे अच्छा सिंपल तरीका है ये पता करने का कि सिलेबस क्या है जेई एडवांस का। मेरे से स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं सर बताओ इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे सिंपल तरीका है कि पढ़ाई के टाइम जो तुम्हें सबसे अच्छा समझ में आया और जिसको समझने में तुम्हें एफर्ट्स लग रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, वही आएगा। और यही तुम्हारे साथ अभी भी हुआ है। स्कूल लाइफ में भी खूब पढ़ते थे, लेकिन लास्ट में एक आर्टिकल छोड़ देते कि छोड़ दो ये थोड़ी आएगा, सारा पढ़ लिया 99%, और अगले दिन सुबह वही आता था पेपर में। ये कितने लोगों के साथ हुआ है? बस इतने से लोगों के साथ हुआ है। मतलब तुम लोग सारे 100% वाले ही हो गए। गजब नालायक हो यार तुम लोग। फिर कह रहे हो नालायक नहीं बोलता मैं।
तो O3 जो है, O3 का ध्यान रख लेना, O3 का जो n फैक्टर आएगा वो 2 आएगा, और जे एडवांस ने पूछा था जब, तो ये कन्वर्जन दिया था उसने, O2 + O-2। नेक्स्ट देखो कौन सा टाइप लिखना है, वापस खड़े हो। अरे अभी समझ लो, एक ही स्पीशीज है, अपने आप में यूनिक है, इसने एक हाथ से 2 लाख रुपए दिए और दूसरे हाथ से 7 लाख रुपए ले लिए, हुए जीरो। एक चढ़ गया क्या, 6 के लिए देखा मैंने। अगर 2 लाख इसने मुझे दिए और मेरे से 7 लाख ले लिए, अब नेट एक्सचेंज कितना, नेट कितना, टोटल 5 लाख लिए इसने, किससे, मतलब मैं हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बैठ जा, चढ़ गया उधार, बहुत देर से लिखे जा रहा था, लिखे जा रहा, 7 लाख लिख रहा है सही में कॉपी में। तो टाइप 3 देखो, टाइप 3, अब एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा, लेकिन कुछ ऑक्सीडाइज होंगे और कुछ रिड्यूस होंगे, कुछ ऑक्सीडाइज होंगे और कुछ रिड्यूस होंगे, ठीक है। यानी n फैक्टर ऑफ स्पीशीज in which some elements are oxidized and some are reduced, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कंडीशन 1, बातें मत करो, कंडीशन 2, फिर से खड़ा हो, अरे हंसी मजाक नहीं, तू बैठ जाते हंस रहे सारे के सारे, कोई भी एक खड़े हो जाओ, अरे कोई भी एक, अरे कोई भी एक खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ। अब मान लो ये पूरा, ठीक है, इंसान इसने क्या किया, जितने पैसे दिए उतने पैसे लिए नहीं, यानी एक्सचेंज ऑफ मनी इज नॉट इक्वल, ठीक है। जैसे 2 रुपए दिए और 5 रुपए ले लिए, तो एक्सचेंज कितना हुआ, 3 का। मान लो इसने 6 रुपए दिए होते और 6 रुपए ही ले लिए होते, तो क्या एन फैक्टर 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हुआ या हाफ रिएक्शन हुआ, कंप्लीट। तो जब भी ऐसा हो कि कोई स्पीशीज में एक एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एलिमेंट उतने ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। यानी जब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल लॉस, टोटल गेन एक ही स्पीशीज में बराबर हो जाए, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन ये जितने केसेस पहले पढ़ रहे हैं ये सब हाफ रिएक्शन है। हाफ रिएक्शन मतलब या तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है या ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो जैसे पहला केस, जब मान लो उसने 2 रुपए लिए और 5 रुपए दे दिए, ये भी हाफ रिएक्शन है, क्योंकि वो 3 किसी को दे रहा होगा ना, तो 3 किसको दे रहा होगा, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में जितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट दे रहा है, अगर उसी कंपाउंड में दूसरा एलिमेंट उतने इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। और ये पढ़ा है अपन ने डीकंपोजिशन रिएक्शन स्टार्टिंग में, कि एक ही स्पीशीज जैसे KClO3 गिव्स KCl + O2, ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें दो कंडीशंस पढ़ेंगे, when exchange of electron is same, then it will be a complete redox reaction,
जब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो ये एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ये है केस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम KClO3 लेते हैं और ये KCl प्लस O2 में कन्वर्ट होता है, ये रिएक्शन याद है मोल कॉन्सेप्ट में किया है और बैलेंस भी किया, 2 KClO3 गिव्स 2 KCl प्लस 3 O2। ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? चेक करते हैं। Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और Cl का -1 है, तो +5 से -1 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहां 0 है। एक ऑक्सीजन का -2 है और ऐसे कितने ऑक्सीजन 0 में जा रहे हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? तो 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन और 6 इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है Cl। यानी इसको किसी और की जरूरत ही कहां है? नहीं आई बात समझ में? भाई अगर नेट एक्सचेंज अनइक्वल होता तो इसको किसी दूसरे कंपाउंड की जरूरत होती उस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए। लेकिन अगर इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को Cl- में कन्वर्ट होने के लिए और वो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या इसे किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर यानी विद इन द मॉलिक्यूल हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो रिड्यूस होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उसी मॉलिक्यूल में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि उसको वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरी एक जेब में पैसे की दिक्कत हो, मुझे लगा जेब खाली है, दूसरी जेब भरी हुई, तो मैंने क्या किया? एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में भर दिया। मुझे किसी की भी जरूरत, हिसाब लिख लेता है यार। तो इसका एन फैक्टर क्या लिखेंगे? 6 ही लिखेंगे, क्योंकि नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 1 मोल ऑफ स्पीशीज कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है सब इसी कैटेगरी में आती हैं। जैसे NH3 गिव्स N2 plus H2, नाइट्रोजन इज -3, नाइट्रोजन इज 0, हाइड्रोजन इज +1, हाइड्रोजन इज 0। नाइट्रोजन -3 से 0 गया, हाइड्रोजन +1 से 0 गया। नाइट्रोजन -3 से 0, -3 से 0, कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। ऐसा एक ही नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन +1 से 0, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन है। और ऐसे कितने हाइड्रोजन है? तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस। यानी इसने 3 दिए तो इसी ने 3 ले लिए। इंट्रामॉलिक्यूलर तो एन फैक्टर कितना? 3। नेक्स्ट देखो, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, फॉस्फोरस का +5, फॉस्फोरस का +3, Cl का -1, Cl का 0, Cl का -1। कितना? 2। 2 आ गया सबको? तो तुम्हें अब समझ में आ गया है, ठीक है। जनरली स्टूडेंट यहां पांचों Cl को इधर ले जाते हैं, सॉरी इस पे, लेकिन 5 Cl में से 3 का चेंज नहीं हुआ। किसका चेंज हुआ? सिर्फ 2 का। तो +5 से +3, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर रहा है तो Cl 5 Cl में से 3 का चेंज नहीं हुआ है, केवल किसका चेंज हुआ है? 2 का। तो यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे? केवल 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। बिल्कुल सही, इंटेलिजेंट लड़का है यार, बढ़िया। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा, करेंगे उस सवाल को भी। बिल्कुल सही समझ रहे हो। कौन सी बैलेंस नहीं है? ये तो सारा इसी में जा रहा है ना, तो बैलेंस करके कर भी क्या लेंगे?
वहां परेशानी है ना, Cl उसमें भी चेंज हो रहा है और नहीं भी चेंज हो रहा। तो जहां एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है वहां परेशानी। यहाँ क्या है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिख रहा है साफ साफ। कर लो बैलेंस, तुम्हारा मन कर रहा है तो लो। नहीं आया समझ में? जहां एक से ज्यादा जगह पर है वहां परेशानी है ना। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा? नेक्स्ट देखो, N2O4 से NO2, वो तो सेम ही है। और बताओ कोई डीकंपोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स की। कैल्शियम कार्बोनेट, किसने बोला ये? रेडॉक्स है नॉन रेडॉक्स है? बाल खुजाने के लिए सिर्फ बाल भी तो होने चाहिए बे। अगला देखो, याद आएगा तो लिखता हूं। कंडीशन 2, व्हेन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट सेम, जब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, देन इट विल बी अ हाफ रिएक्शन, हाफ रिडॉक्स रिएक्शन। हाफ रिएक्शन मतलब या तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है या फिर ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। जैसे HCN माइनस, HCN माइनस कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा, HCN प्लस SO2, HCN में कार्बन +2 है, हाइड्रोजन +1 है, और HCN माइनस में सल्फर -2 है, कार्बन +4 है, नाइट्रोजन -3 है। HCN देखो जरा कितना एन फैक्टर आएगा। इक्वल है तो गलत है, SO3 कर लो इसको फिर। कितना आएगा? नेट देखना नेट। कुछ लोग कह रहे हैं 2, कुछ लोग कह रहे हैं 6। 6 आएगा पक्का? जोड़ना घटाना है बस यार, गणित है सिंपल बचपन वाली। -2 से +6 कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 8। +4 से +2 कितने गेन कर रहा है? 2। नाइट्रोजन में कोई चेंज? 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 8 ये दे रहा है ना, 2 तो कार्बन खा जाएगा, 2 तो सबसे पहले कार्बन ही खा जाएगा, अपना ही एलिमेंट। उसके बाद कितने बचे? 6। तो ये 6 किसको देगा? इसको, इसको देगा ना। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 6। क्या माइनस चार्ज का क्या तो रहता ही है ना माइनस चार्ज स्पीशीज पे, उससे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया ना। लिख लिया? अब आ जाओ टाइप 4। एन फैक्टर of a species in which only one element of n factor of species in which only one element is oxidized or reduced in more than one oxidation state, more than one oxidation state, केवल एक ही एलिमेंट या तो ऑक्सीडाइज ही हो रहा है या रिड्यूस ही हो रहा है इन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर हमारे पास Mn+7 है और ये Mn+4
और Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+7 है और ये Mn+4 और Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका n फैक्टर नहीं निकाल सकते अभी। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि कितने Mn+7+4 में गए और कितने Mn+2 में गए ये तो पता ही नहीं। मतलब बोल, बैलेंस करना पड़ेगा ना। नहीं आया समझ में? यानी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एन फैक्टर निकालने के लिए, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज कर लेना। इक्वेशन को बैलेंस करोगे तब जाकर तुम्हें इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मिलेंगे। सपोज करो ये मिला 3, ये मिला 2, ये मिला 1, एक मिला 3, एक मिला 2, एक मिला 1, और जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करोगे ना तो एन फैक्टर तो वैसे ही आ जाएगा। फिर इधर क्यों आओगे? मान ही आ जाएगा, टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 1 मोल ऑफ स्पीशीज, है ना। तो जब तुम बैलेंस कर ही रहे हो तो क्यों इस पर जाना? अब देखो ये 3 Mn+7 है, ठीक है। 3 में से 2 Mn+7 Mn+4 में गए और केवल एक ही Mn+7+2 में गया। यानी यहां पर अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहे हैं तो 3 है, एक Mn+7, दूसरा Mn+7, तीसरा Mn+7। एक जा रहा है +4 में, दूसरा भी जा रहा है +4 में, तीसरा जा रहा है +2 में। तो टोटल कितना गेन है? यहां पर कितना? 3 इलेक्ट्रॉन, यहां कितना, यहां कितना, टोटल कितना? 11 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एन फैक्टर कितना? 11/3। 11/3 क्यों? क्योंकि ये 3 मोल्स स्पीशीज ये 11 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बाय 1 मोल ऑफ स्पीशीज कितना? 11/3। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब तुमने बैलेंस कर ही लिया तो इतनी मेहनत क्यों? देखो 3Mn+7 बैलेंस है एटम, 8 पॉजिटिव 2, यहाँ 10 पॉजिटिव और यहाँ 21 पॉजिटिव। 10 पॉजिटिव 21 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे? तो 11/3। नहीं दिए, ये बस ये दे रखा होगा Mn+7 से Mn+4 और Mn+2, सिर्फ ये दे रखा होगा। नहीं दे रखा होगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करोगे ना, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस करके आएंगे। कर रहे हैं, इस सवाल को करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इक्विवेलेंट मास बता दिया था मैंने क्या होता है। क्या होता है इक्विवेलेंट मास? लो मॉड्यूल 2 तो जरा एक पहले इसके 2-4 क्वेश्चंस और कर लो। जैसे तुम्हारे पास 3Mn+7 ही है, ऐसा भी हो सकता है कि Mn+7 का +7 ही रहे और Mn+4 बने। जरूरी थोड़ी कि तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करें। कितना आएगा? 1 कैसे? 3 में से 2 का चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक का चेंज हुआ। कितना? +7 से +4, कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन पूरी रिएक्शन का ना, और यहां 3 है तो 3/3 1। लो मॉड्यूल 2। ओवन में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। कॉपी में लिख लेना। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट of H2SO4
in the reaction H2SO4 plus NaI gives Na2SO4 plus I2 plus H2S plus H2O. देखो ऐसा दिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछा है उस पर फोकस करो, लिखना बाद में, लिखना छोड़ दो। क्या पूछा है? इक्विवेलेंट वेट किसका? ये इसको अंडरलाइन कर दो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भैया? इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, यानी हमें क्या करना है? एन फैक्टर निकालना है। यहां छोड़ दो, यानी क्या करना है? H2SO4 का एन फैक्टर निकालना है। अब ये डिसाइड करना है, H2SO4 एसिड भी है, ये एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है, रिडॉक्स भी हो सकता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है, यानी क्या है? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी इसका एन फैक्टर 2 नहीं होगा। 2 कब होता है? नॉन रिडॉक्स में, एसिड बेस रिएक्शन में। ये क्लियर है? पक्का? इसका एन फैक्टर 2 नहीं होगा। H2SO4 +6। अब देखो यहां H2SO4 +6 है, यहां भी +6 और यहां -2। मैक्सिमम स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो +6 से -2 कितना चेंज हुआ? 8। और यह कितना कोफिशिएंट? 1। तो इसका एन फैक्टर 8 लिख देते हैं और ये 98/8 करके आंसर कर देते हैं, और ऑप्शन में भी होता है। लेकिन क्या ये सही है? तो 98/8 किया, आंसर भी मिल गया, और आंसर एक बार मिल गया ना ऑप्शन में तो कोई क्रॉस चेक नहीं करता। ये हर स्टूडेंट के साथ होता है, तुम्हारे साथ ही नहीं। तो 98/8 इज द रॉन्ग आंसर। क्यों रॉन्ग आंसर है? क्योंकि कुछ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है। अगर ये यहां नहीं होता और ये सिर्फ H2SO4 से H2S होता तब तो ये बात सही होती। लेकिन क्योंकि Na2SO4 भी है, दैट मींस इस सल्फर में से कुछ सल्फर ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट बदला नहीं है। लेकिन अब समस्या हो गई, यहां तो एक ही सल्फर है और यहां 2 जगह सल्फर दिख रहा है, तो कितने सल्फर किस में चेंज हुए ये हमें पता नहीं है, ये पता लगाना पड़ेगा। सोचो ये O1 का सवाल है ना, जबकि O1 को हम क्या मानते हैं? सबसे इजी। ठीक है, अब सबसे पहले लिखो इसका सॉल्यूशन। टू फाइंड n factor of H2SO4 in the above redox reaction, you have to balance the equation first, so that number of sulfur atoms can be identified for oxidation reduction, since there will be 2 sulfur atoms on product side in which oxidation number of only 1 sulfur atom is changed.
हम्म अगर -2 ही रहता ना दोनों का तो वैसे ही करते, क्योंकि सारा सल्फर -2 में गया। बैलेंस किया किसी ने? ये तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, वैसे ही बैलेंस हो जाएगा। नहीं हो रहा? और अरे हर चीज मतलब थाली में परोस के आएगी ना, ABCD वाला करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मुश्किल है, हो तो जाएगा। करो करो, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये तो। टाइम तो सब जगह लगेगा, तेरी शादी में भी लगेगा फिर। क्या करें? क्या खा रहा है? साधु बन जाएगा। शादी और जे एडवांस अलग अलग कैसे है? जे एडवांस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, शादी के लिए भी तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये नालायक, ये तो कह रहा है मैं जे एडवांस की तैयारी इसलिए कर रहा हूँ ताकि शादी हो जाए ढंग से। हद हो गई यार। तो ये सही ड्रीम है तुम लोगों के, कुछ कहते हैं मतलब फेमस होना है, सुंदर पिचाई टाइप का कुछ बनना है, ऐसे आइडल्स होते हैं, इसका आइडल शादी करनी है। क्या तरीके हैं ये? कर लिया बैलेंस? कितना आया? गलत आ रहा है? तो बैलेंस नहीं हुआ अभी तक? बड़ा टाइम लगा रहा है यार। ऑनलाइन में एक है, इसमें केशव पहले लिख रहा है मेरी शादी हो गई, फिर लिख रहा है मेरे तो शादी ही नहीं करूंगा। क्या है? अरे बैलेंस कर लो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी तो शादी भी हो जाएगी। कुछ गड़बड़ है क्या? H2O गलत तो नहीं लिखा प्रोडक्ट साइड? हम्म बैलेंस नहीं हो रहा? ABCD से भी नहीं? H2O गलत होगा फिर। H2O इधर रख के देखो। कितना? मुझे इक्वेशन बताओ, मेरे को थोड़ी समझ में आएगा A1 B2। क्या लिखे भैया? देखो जरा ध्यान से, ये इसको स्पेक्टेटर मान लेते हैं अभी। यहां से I माइनस पिक कर लो, यहां से H2SO4 पिक कर लो, H2SO4 से H2S इसको बाद में ऐड कर देंगे, और I माइनस से I2। अरे आयनिक इक्वेशन भाई, आयनिक इक्वेशन। तो I माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है? I2। ये दो, ये दो इलेक्ट्रॉन। H2SO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2S में। एक सल्फर दो हाइड्रोजन, चार ऑक्सीजन, 4H2O। 8 और दो 10, दो तो बराबर है 8, तो 8H प्लस। कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इधर कितना है? 4 से मल्टीप्लाई, तो 8I माइनस। अब तो दिख गया, 8 मल्टीप्लाई कर लो NaI से, हो जाएगा बैलेंस। 8 NaI कर लो। अरे गधेड़ा, पहले बैलेंस तो कर। 8/1 आएगा। 8 NaI कर लिया? अरे बाकी के कोफिशिएंट जल्दी आ जाएंगे जब पता चल गया 8 NaI है। 8 आ रहा है, 5 आ रहा है? 5 NaI। अरे मैं बैलेंस ही कर लेता हूँ ना।
हाँ 5H2SO4 इज गुड, 8 NaI, 5H2SO4 प्लस 8 NaI ना। अरे रुक जाओ, मैं बैलेंस कर ही रहा हूँ, तुम्हारे भरोसे सब बेकार है। H2SO4 प्लस 8H प्लस gives 4I2 प्लस H2S प्लस 4H2O। ये कहाँ गए, सब आ गए 4I2, कुछ छूटा नहीं छूटा। अब देखो इधर 8I माइनस है ना, हमें NaI चाहिए, तो 8 Na प्लस इधर जोड़ दो, तो 8 Na प्लस इधर भी जोड़ने पड़ेंगे। इधर चाहिए अपने को H2SO4 तो मिल गया, H प्लस है और Na के साथ HSO4 माइनस है ना, तो SO4 माइनस 2 जोड़ दो इसके साथ, Na2 है ना, 4SO4 माइनस 2, तो 4SO4 माइनस 2 इधर भी जोड़ने पड़ेंगे। तो ये 8 NaI हो गया, ये हो गया 4H2SO4 और ये H2SO4 5H2SO4, ये हो गया 4Na2SO4, ये हो गया 4I2 प्लस H2S प्लस 4H2। ये कैसे बैलेंस नहीं हुआ, ABCD से हो जाएगा, सब तो सही है, ABCD से होगा बैलेंस, सब सही था एकदम। अब ध्यान से देखो, ये बैलेंस हो जाएगा ABCD वाले से। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां कितने सल्फर हैं, 5 सल्फर, कौन से वाले, +6 वाले। यहां देखो 4 सल्फर, कौन से वाले, केवल एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बदला है। 5 सल्फर में से किसका बदला है, केवल एक का, कितना, +6 से -2, +6 से -2, कितने इलेक्ट्रॉन, 8, और इसका कोफिशिएंट कितना है, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, 98/8/5, कितना आएगा, 5/8। वेरी गुड क्वेश्चन, इसको ओवन में नहीं होना चाहिए था, मतलब O2 में हो सकता था। तो इसका जो एन फैक्टर आएगा वो 8/5 आएगा, 5H2SO4 प्लस 8 NaI gives 4 Na2SO4 plus 4I2 plus H2S plus 4H2O। ये ऑप्शन दिया होगा देखो, 61.25। वापस से समझो एन फैक्टर, जो पूरा स्पीशीज है ना, पूरा स्पीशीज, उस पूरे स्पीशीज पर फोकस करना है और हर एलिमेंट पर करना है फोकस, यानी जो स्पीशीज जिसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर कोई एक एलिमेंट है, प्रोडक्ट साइड भी वो एक ही एलिमेंट है, तब तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा एलिमेंट में गया तो परेशानी चालू हो जाती है। तो अगर ये एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट में गया, चाहे वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं सारे, चाहे वो रिड्यूस हो रहे हैं, चाहे एक का चेंज नहीं हो रहा है, एक का चेंज हो रहा है, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि एन फैक्टर होता है टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 1 मोल ऑफ स्पीशीज। तो बेसिकली वो बैलेंसिंग की ही बात कर रहा है। कितने हुए थे टाइप, टाइप 5 देखो, n factor of species in which only one element is oxidized as well as reduced। ऐसे स्पीशीज का एन फैक्टर जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। बिल्कुल सही बात है, तो इसको क्या लिखेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन। केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका एन फैक्टर भी करवा चुका मैं पहले, क्या होता है, n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। फर्स्ट एग्जांपल, हेलोजेंस Cl2
Br2 and I2 disproportionate in alkali medium. एल्कली मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं, यानी Cl2 प्लस OH माइनस, Cl2 प्लस OH माइनस Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस. दिस इज 0, दिस इज +5. Cl2 का एन फैक्टर क्या? क्या आया? 5/6 या 5/3? 5/6, 5/3. Cl2. अच्छा, ये इंट्रामोलिकुलर है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन? इंटर. Cl2 प्लस Cl2 लिखना चाहिए मुझे. कुछ Cl2 पूरा स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेगा और कुछ Cl2 इलेक्ट्रॉन देंगे. एक ही नहीं है. जैसे इंट्रा वो होता है जिसे मैं ही हूं अकेला. एक हाथ से रुपए निकाले, इधर से निकाले, इधर रख दिए. एक ट्विंस, जुड़वा, लव कुश. लव ने पैसे दिए, कुश ने रख लिए. तो मैंने जब अपनी जेब से निकालकर अपनी जेब में रखे थे, तो ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, मुझे किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो पैसे मेरे पास ही हैं. लेकिन अगर लव ने कुश को दिए, तो इसमें पैसे लव के पास थोड़ी हैं. लव को तो घाटा हो गया ना. फायदा किसको हो गया? कुश को हो गया, है ना. तेरा नाम लव. तो Cl2 से Cl माइनस, 0 से -1, Cl2 ही ट्रीट करना है. पूरा Cl2 Cl माइनस में जाएगा, पूरा Cl2 Cl माइनस में जाएगा. तो 0 से -1 एक, और ऐसे तो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन. Cl2 से ClO3 माइनस, पूरा Cl2 ClO3 माइनस में जाएगा. 0 से +5, और ऐसे कितने? 2. तो कितने? 10. तो N2 हो जाएगा 10 और N1 हो जाएगा 2. तो N फैक्टर क्या होगा? 2 × 10, 2 + 10, 5/3. नेक्स्ट, HCuCl2, कॉपर 0, कॉपर +2, दिस इज कॉपर +1. Mn3O4, MnO4 माइनस +8/3 प्लस MnO2, H2O2, H2O प्लस O2. किसका? बिल्कुल सही है, 1/2. +1 से 0, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया. +1 से +2, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया. तो N1 = 1, N2 = 1. तो N फैक्टर 1 × 1, 1 + 1, 1/2, +8/3 से +7, +8/3 से +4. N1 = 7 - 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 3. N2 दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं क्या? हाँ, ये तो गलत लिख दिया मैंने. Mn +2 कर लो इसको, अभी तो ठीक है. तो 8/3 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कितना आ रहा है? 21 - 8, 13.
और यहां से 2, तो इसका इन फैक्टर 13 इंटू 2, 13 प्लस 2, 26/15। सही है। mn+7 mn+2 कर लो। H2O2 H2O प्लस O2। एसी कौन से टेम्परेचर पे कर रखा है तुम लोगों ने? कौन है MI वाला? गर्मी कर देते तुम लोग। कितना आ रहा है इसका? 1 सही है। -1 से -2 क्या हो गया? कौन चेंज करता है ये इसको बैठे बैठे तुम लोग? N1 हो गया कितना? 2। N2 हो गया 2। 2 इंटू 2, टाइप 6 लिखो। लास्ट। अरे कौन गधा है ये? पढ़ाई छोड़ सकते हैं अपन अभी भी, है ना? वो फीस रिफंड नहीं हो रही तो मेरे से बोलना, मैं करा दूंगा जाके। लिखो। अरे फालतू हंसी मजाक नहीं। n factor of species in which oxidation number of any element is not changed। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, यानी ये है केस ऑफ स्पेक्टेटर स्पीशीज। यानी वो स्पीशीज जिनमें से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, स्पेक्टेटर आयंस। जैसे H+ जो ऐड करते हैं ना बाद में, H2O होता है। वो जो अपने मन से H2 और H+ ऐड करते हैं वो क्या होते हैं? स्पेक्टेटर। उसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, केस ऑफ स्पेक्टेटर स्पीशीज। स्पेक्टेटर बहुत सारे हैं, जैसे NaCl हो गया, NaBr हो गया, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है। और KMnO4 में K+ हो गया, उस एलिमेंट का सारे के सारे हो जाएंगे, बहुत सारे हैं। तो यहां पर देखो, अब जैसे मान लो हमने लिखा एक रिएक्शन MnO4- प्लस C2O4-2, ये कन्वर्ट हुआ Mn+2 में और CO2 में। इन स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, लिखो मत, समझ लो। इन स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है।
तो इसमें तो हर स्पीशीज का n फैक्टर निकाल सकते हो अभी तक जो पढ़ा अपन ने। MnO4 माइनस का कितना आ जाएगा 5 +7 से +2, C2O4 -2 का आ जाएगा +3 से +4 2। ठीक है, लेकिन जब इसको बैलेंस करोगे तो क्या होगा 5 यहां आएगा 2, यहां आएगा 5, यहां आएगा 2, यहां आएगा 10 और यहाँ 20 हो गया और यहाँ भी 20 और 8, यहाँ आएगा 8H2O, यहाँ आएगा 16H+। ये बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के बाद हमें यहाँ पर H+ दिख रहा है और यहाँ H2O दिख रहा है जो हमने बाद में ऐड किए हैं। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, ऑक्सीजन का -2, सब जगह ऑक्सीजन -2 वाला है और हाइड्रोजन सब जगह क्या है +1 वाला। यानी ये जो H+ है और ये जो H2O है इनके किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों जो हैं ये स्पेक्टेटर स्पीशीज हैं। यानी किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में स्पेक्टेटर स्पीशीज उसको बोलते हैं जिसके किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, यानी ना तो उसका ऑक्सीडेशन हो और ना ही उसका रिडक्शन। तो जब ना इसका ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन तो इसका एन फैक्टर कैसे निकालें? हम तो ऐसे ही निकालते हैं ना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जितने एटम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका कैसे निकालेंगे? इसमें भी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर सबसे अच्छा मेथड वही था बैलेंसिंग वाला, उसमें इतने मेथड लिखने की जरूरत नहीं थी, वो एक ही रिएक्शन से सब हो जाता था। वो चाहे एक से ज्यादा हो, एक हो, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भी यहां हम फंस रहे हैं तो हम किसकी हेल्प ले रहे हैं? बैलेंसिंग की ही हेल्प ले रहे हैं। हम फंसे कब? जब SO4 -2 SO4 -2 में ही कन्वर्ट हुआ और H2S में कन्वर्ट हुआ, यहां फंसे। हम फंसे कब? जब कोई एक ऐसा स्पीशीज आ गया जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बदला ही नहीं किसी का। तो जहां जहां हम फंसेंगे वहां हम किसकी हेल्प लेंगे? बैलेंसिंग की। यानी कुल मिलाकर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बैलेंसिंग ही है एन फैक्टर का। फिर भी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? कौन गधा बोला ये? खड़े हो पहले तो। थूक क्या? क्या खा रहा है? तेरा मुंह चलता रहता 24 घंटे? गाय है कि भैंस है? देख, ना तो वो गाय है ना वो भैंस है, हाइब्रिड है। तू क्या? तो मुंह क्यों चला रहा है तब से? पढ़ ले तो ध्यान से समझो। ये क्यों करे हमने? क्योंकि हमें कुछ रिएक्शंस जो याद हो जाएंगी, जैसे MnO4 -Mn+2, तो उस तरीके में रिलेटिवली जो याद है तुम्हें उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि तुम MnO4 माइनस फिर Mn+2 लिखोगे, फिर उसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, और बहुत सारी, और ये जितनी मैंने लिखवाई है ना यही आनी है, इसके अलावा नहीं आनी है कुछ। यानी ये जो अपन ने लिखे ना, फेरस ऑक्सिलेट, फेरिक ऑक्सिलेट, KMnO4, MnO4 किस मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सिलेट, यही आने हैं। तो जो तुम्हारे क्वेश्चंस में आएंगे जो रिएक्शंस, वो सारी मैंने लिख दी हैं, तो तुम्हारा टाइम बचेगा, इसलिए ये पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, बैलेंसिंग कब यूज करना है? जब फंसो। फंसो कब? जैसे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मान लो, तो ऑक्सीडेशन नंबर में जहां जहां फंस जाओगे वहां सहारा ले लेना बैलेंसिंग का। और जहां इसमें भी फंस जाओगे, तुम्हें कोई भी रिएक्शन ऐसा दिखे जहां पर एक एलिमेंट रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट साइड वो एक से ज्यादा में जा रहा है और वो बैलेंस करके नहीं दिया है, तो जहां जहां तुम्हें फंसने का, तुम्हारा ब्रेन सजेस्ट करे कि यार ये कैसे होगा, अपन तो मल्टीप्लाई कर देते थे, और फंसना भी तुम्हें कई बार पता नहीं चलेगा, तुम तो जैसे अपन सीख रहे हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा आंसर पीछे से मैच नहीं करेगा। तो आंसर जब पीछे से मैच नहीं करेगा तो देखना क्या गड़बड़ हो रही है। तो प्रोडक्ट साइड हो सकता है वही एलिमेंट कहीं और भी किसी प्रोडक्ट में हो,
तो जब भी एक एलिमेंट जैसे H2SO4 का सल्फर +6 प्रोडक्ट साइड में सल्फर +6 ही है और सल्फर -2 है, या हो सकता है सल्फर +4 बना हो, सल्फर +2 बना हो, या सल्फर 0, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब भी कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा जगह दिखे प्रोडक्ट में, तो हमेशा किसकी हेल्प लेनी है? बैलेंसिंग। लेकिन ये रिएक्टेंट कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, ये 3H2C2O4 .24H2O, लेकिन ये CO2, ये कार्बन केवल, यानी प्रोडक्ट साइड कार्बन सारा इसी में हो, तो अपन बच जाएंगे, डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे। अपने को परेशानी कब आएगी? जब ये कार्बन इसके अलावा यहां भी होता तो परेशानी आती। लेकिन अगर एक ही जगह गया है सारा एलिमेंट, तो हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये मेथड सही है और कोई इतने टाइप ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो ध्यान रखना है वो रखना है पूरा स्पीशीज। तो कोई टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 याद रखने की जरूरत नहीं, पूरा स्पीशीज। उसमें सारे एलिमेंट या तो ऑक्सीडाइज होंगे या रिड्यूस होंगे, कुछ ऑक्सीडाइज कुछ रिड्यूस, या एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। अगर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है तो डिस्प्रपोर्शनेशन N1N2/N1+N2। अगर सारे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं टोटल कर दो, सारे रिड्यूस हो रहे हैं टोटल कर दो, कुछ ऑक्सीडाइज कुछ रिड्यूस हो रहे हैं तो भी टोटल कर दो। टोटल में अगर 0 बन रहा है, इसका मतलब वो क्या है? कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। 0 तो कभी होता नहीं है। सिंपल, ऐसे ध्यान रखना है। यानी तुम फंसोगे तब जब कोई भी एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है वो एक से ज्यादा जगह पहुंच रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं फंसोगे। लिखो, इन केस ऑफ spectator species, first balance the given equation by ion electron method, then find its n factor by exchange of electrons per mole of species, exchange of electron per mole of species। लिख लिया? ये जो चैप्टर है उसमें जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करेंगे। एक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, और इक्विवेलेंट होता है मोल इनटू एन फैक्टर, यानी तुम्हें एन फैक्टर आना ही चाहिए, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। एन फैक्टर अगर कैलकुलेट नहीं आता है तो फिर से पढ़ो, फिर से देखो। वैसे अगली क्लास में फिर रिवाइज करूंगा एक बार एन फैक्टर सारा, तो इसको पढ़ना है अपने को, ठीक है? इसके कुछ पार्ट्स में लिख रहे थे क्या अपन चैप्टर, या चलता ही जा रहा है? पार्ट कौन सा हो गया था? 3। पार्ट 4 लिखो। एक मिनट।
लिखो जरा पार्ट 4। फर्स्ट पॉइंट, इक्विवेलेंट मास कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ स्पीशीज, ये होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। फाइंड इक्विवेलेंट मास of the following species. First, H2SO4. Second, H3PO4. Third, calcium hydroxide. Find equivalent mass of the underlined species. First, Cu3P, Cu+2, H3PO4. Second, FeC2O4, Fe+3 plus CO2. बातें मत करो। थर्ड इज HCHO, HCOOH. Fourth is C6H5, ये तो करा चुका शायद ना। C6H5 CHO, C6H5 COOH. (63.5). कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, 98। पहले का बताओ H2SO4 49, 98/2। नेक्स्ट 98/3। नेक्स्ट 74/2। नेक्स्ट CO3P, कॉपर +1 से +2, फॉस्फोरस -3 से +5। इसका एन फैक्टर कितना? गलत है, 11 आएगा। अभी तो सीखा, अभी गलत कर रहे हो सारे। इसका एन फैक्टर 11, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना? मोलर मास डिवाइड बाय 11। CO3P का मोलर मास अपॉन 11। FeC2O4 का FeC2O4 का FeC2O4 कितना? एन फैक्टर 3 कैसे? Fe का +2 से +3, कार्बन का +3 से +4, इसका एन फैक्टर 3। सबका आ गया। FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट
फेरस ऑक्सिलेट एन फैक्टर 3, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। इसका बताओ HCHO, HCHO से HCOOH, 56। नहीं, अरे वो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए अंडरलाइन किया है। FeC2O4 3 आएगा ना इसका। इसको किस मेथड से निकाल रहे हो इनफैक्टर? बैलेंस करके निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर पे फेथ नहीं करना। एक ऑक्सीजन इधर ज्यादा है ना, H2O, दो दो हाइड्रोजन, 2H+, कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एन फैक्टर कितना? 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना? इसका मोलर मास अपॉन 2, m-/2। C6H5 C6H5 C सेम है, एक ऑक्सीजन, तो इधर भी क्या आ जाएगा? H2O, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एन फैक्टर भी कितना? 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना? बोलो क्या? तकलीफ नहीं आ रही थी क्या? मैंने कहा ना, जब भी तकलीफ आए किस पर शिफ्ट होना है? बैलेंसिंग। अगर तुम्हें तकलीफ नहीं आ रही, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पा रहे हो, तो करो ना उसी से, तो बस ठीक है। मैंने तो कहा जब तकलीफ आए तो बैलेंसिंग पे शिफ्ट होना है। मुझे आती है तकलीफ। हाँ, नहीं मुझे तकलीफ आती है, बोल तो दिया मेरे को नहीं होता है। क्यों करना है ऑक्सीडेशन नंबर जब आसानी से हो रहा है ये? दूसरा पॉइंट देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स can also be written as number of equivalents only। यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वैसे तो सही वर्ड है, बट हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एक ही बात होती है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एक ही बात है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मोल को मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं क्या? इनटू एन फैक्टर। इसको लिख सकते थे मास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर हो जाएगा? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। यानी ये W/E के इक्वल हो जाएगा। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट
of solute divide by volume of solution in liter. Normality of solution, number of equivalent of solute divided by volume of solution in liter. Normality of solution, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को लिख सकते थे नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? तो इसको मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर भी लिख सकते हैं. ये है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन. नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर. यानी यहां से अगर मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अगर आइडेंटिफाई या कैलकुलेट करने हैं तो हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम शुड बी इन लीटर. शुड बी इन लीटर. लिख लिया? लाओ रेस बताओ, रेस नंबर 17. अब अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के. कहां तक कर लिया था? 16. कर सकते हो रेस नंबर 17. ठीक है, होमवर्क लिख लो रेस नंबर 17. एक स्पीकर वहां भी लगवा लेता हूँ ना. रेस नंबर 17. देख अब चबा नहीं रहा कुछ भी. बेटा कुछ खा रहा था तू बता नहीं रहा. हम नहीं मांगेंगे. हाँ जी.